हाय एवरीवन, हम सॉलिड में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर ली है एंड लास्ट टॉपिक हमारा यही था, डी हार्समैन अल्फा इफेक्ट। नाउ यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन। ओके, सो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे है एनालिसिस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन्स। ठीक है। थ्योरी जो है वो यूजुअल एग्जाम में नहीं लिखनी होती है। सो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बस वही अपन इसमें डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं हुक लॉ के बारे में। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट इन एन इलास्टिक सॉलिड द स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है, ये आपने बीएससी में पढ़ रखा है। ठीक है। और हुक लॉ कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं बट विद इन अ लिमिट। उस लिमिट के अंदर इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन होता है। ओके, सो दिस लॉ अप्लाइज टू स्मॉल स्ट्रेन्स ओनली। उसके लिए स्ट्रेन क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। नाउ वी से दैट वी आर इन द नॉन लीनियर रीजन व्हेन द स्ट्रेन आर सो लार्ज दैट हुक लॉ इज नो लॉन्गर सेटिस्फाइड। बट अब हम वो केस स्टडी करेंगे जहां पर स्ट्रेन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हुक लॉ की वैलिडिटी से बाहर निकल जाता है और नॉन लीनियर रीजन में आ जाता है। तो इस कंडीशन में हम स्ट्रेन को जो है कुछ कंपोनेंट से स्पेसिफाई करेंगे, और वो जो कंपोनेंट्स है वो अपन लेंगे ई एक्स एक्स, ई वाई वाई, ई जेड जेड, ई एक्स वाई, ई वाई जेड, ई जेड एक्स, जिनकी डेफिनेशन बाद में क्लियर हो जाएगी आपको, है ना। इनको अपन डिफाइन करेंगे। वी ट्रीट इन्फानाइटेसिमल स्ट्रेन्स ओनली। वी शैल नॉट डिस्टिंग्विश इन अवर नोटेशन बिटवीन, ये छोड़ो आइसोथर्मल और ये सब नहीं करना है हमें। डायरेक्टली आ जाओ यहाँ पे, है ना। ये इतनी सारी थ्योरी कोई काम की नहीं है एक्चुअली। वी इमेजिन दैट थ्री ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ, क्योंकि कैप लगा हुआ है ना तो यूनिट वेक्टर है, एक्स वाई एंड जेड आर एम्बेडेड इज सिक्योरली इन द अनस्ट्रेन्ड सॉलिड। एक सॉलिड है हमारे पास में, उसमें हमने क्या किया है, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिट कर दिया है, फिक्स कर दिया है। और उसमें तीन डायरेक्शन है हमारे पास, एक्स वाई और जेड, तीनों परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, एज शोन इन फिगर 14। तो पहले फिगर 14 दिखा दूं आपको। ये रहा फिगर 14। सो ये वाला हमारा जो डायग्राम है उसमें आपको डायग्राम में दिख रहा होगा 90 90 90, एक्स वाई एंड जेड। ये सॉलिड के अंदर हमने इमेजिन कर लिया है हमारा सिस्टम। नाउ आफ्टर अ स्मॉल यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन एक हुआ सॉलिड में, डिफॉर्म किया हमने उसको। ठीक है। प्रेशर लगा के, फोर्स लगा के उसका शेप जो है वो बिगाड़ दिया। So when the uniform deformation of solid has taken place, the axes are distorted in orientation. तो जो x और y और z पहले जिस डायरेक्शन में थे उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई। ओके, और उनकी लेंथ भी चेंज हो गई। हम ये मान के चल रहे हैं कि उनकी ओरिएंटेशन के साथ साथ उनकी लेंथ भी चेंज हुई है। तो हम ओरिएंटेशन भी चेंज करेंगे, लेंथ भी चेंज करेंगे। कीप दैट फैक्ट इन माइंड। In a uniform deformation, each primitive cell of the crystal is deformed in the same way. Uniform deformation का मतलब क्या है कि solid जो है वो किससे बना हुआ है, प्रिमिटिव सेल से बना हुआ है। तो अगर हमने सॉलिड को डिफॉर्म किया है तो सारी प्रिमिटिव सेल जो है सेम डिफॉर्मेशन सब में आया है। नए जो एक्सिस है हमारे, यानी कि जो एक्स वाई जेड पुराने एक्सिस थे, उनकी जो नई ओरिएंटेशन है उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम। और उन्हें कैसे लिखा जाएगा पुरानी एक्सिस के टर्म्स में, वो देख लो आप कैसे आया। एक्स प्राइम जो है वो अब बन जाएगा 1 + एक्स 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 कैप, एप्साइलन एक्स वाई वाई कैप, एप्साइलन एक्स जेड जेड कैप। केवल एक्स प्राइम आपको समझा देती हूँ और फिर वाई प्राइम और जेड प्राइम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। इस पिक्चर में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम है एक्सिस है वो ओरिजिनल एक्सिस थे, और राइट हैंड साइड में जो डायग्राम है वो डिफॉर्म्ड कंडीशन में है, डिफॉर्मेशन हो गया। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर बना के बताती हूँ। सपोज हमारे पास 2 डायमेंशन डायरेक्शन थी, एक्स और वाई। कोई वेक्टर मान लीजिए पहले इधर ही था अलोंग दिस एक्स एक्सिस, मतलब एक्स इधर था।
अब डी फॉर्मेशन के बाद सपोज करो एक्स जो है वो इधर आ गया, करेक्ट। अगर एक्स प्राइम अब इधर आ गया तो क्या एक्स प्राइम को अगर मैं पुराने एक्सिस के टर्म्स में लिखना चाहूं तो क्या इसे अपन लिख सकते हैं? देखो एक्स प्राइम जो है, अब जो दो कंपोनेंट होंगे उसके, ये पुराने वाले एक्सिस से किसी न किसी एंगल पे होगा। सपोज करो ये थीटा एंगल पे जा रहा है, करेक्ट। यानी कि अब इसका एक्स प्राइम का एक कंपोनेंट जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा। सपोज उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी आता है, मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है ए, और लेकिन ए की डायरेक्शन कौन सी होगी? पुरानी वाली एक्सिस में होगी, प्लस और एक कंपोनेंट जो आएगा उसका अब बी में चला, वाई डायरेक्शन में चला जाएगा। सो एक बी उसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए ये है, और ये नया वेक्टर बन जाएगा। अब ये नया वेक्टर जो है ये एक्स प्राइम होगा, इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स प्राइम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि पुराना एक्सिस जो था वो सपोज एक्स डायरेक्शन में था, नया एक्सिस मतलब डीफॉर्मेशन के बाद में वो एक्स और वाई के बीच में कहीं पे आ गया। अगर वो बीच में कहीं पे आ गया तो अब उसको दो पार्ट में तोड़ दिया जाएगा, उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, जिसमें से एक कंपोनेंट एक्स की तरफ जाएगा पुराने वाले, और एक कंपोनेंट जाएगा वाई की तरफ। तो उसको पुराने वाले एक्सिस के टर्म्स में लिखा जा सकता है। अब ये मैंने 2D में किया है, अगर यही चीज मैं 3D में करती तो यहीं पे एक कंपोनेंट और आ जाता और वो जेड प्राइम का आ जाता। सो यानी कि एक्स प्राइम को तीन कंपोनेंट हो सकते हैं उसके, पुराने वाले एक्स में भी एक कंपोनेंट होगा, पुराने वाले वाई में एक कंपोनेंट होगा, और पुराने वाले जेड में एक कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि नई वाली एक्सिस में पुराने वाले तीनों एक्सिस होंगे। अब रही इनके मैग्नीट्यूड की बात, तो हमने ये कहा है कि इनका जो डिफॉर्मेशन हुआ है उसके साथ साथ लेंथ में भी चेंज हुआ है। तो पहले एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ थी वो यूनिट थी, 1 थी। अब मान लीजिए कि उसमें लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ एप्सिलॉन एक्स एक्स, जो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है लेंथ में, ये अलोंग द एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग है। सो 1 में एप्सिलॉन एक्स एक्स ऐड हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? अलोंग द एक्स एक्सिस रहेगी, ठीक है। और पहले y में कुछ था ही नहीं, y में तो लेंथ पहले इस कौन से वेक्टर की बात कर रही हूं मैं? आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं x प्राइम की बात कर रही हूँ। जब डीफॉर्मेशन से पहले था ये, तब डीफॉर्मेशन से पहले इसका सिर्फ एक कंपोनेंट था और वो प्योरली x डायरेक्शन में था, और उसकी लेंथ कितनी थी? 1 थी। इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स कैप, बस दैट्स इट। डीफॉर्मेशन के बाद ये बीच में कहीं अटक गया और अब इसके तीन कंपोनेंट हो गए, ठीक है। तो अब इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट में हमें अब इसकी टोटल लेंथ लिखनी पड़ेगी। तो पहले से इसकी लेंथ कितनी थी? 1 तो थी, और उसमें चेंज और आ गया, एक्सटेंशन और आ गया, कितने का आ गया? एप्सिलॉन एक्स एक्स का। तो ये जो वैल्यू है ये तो एक्स कैप में हो जाएगी। और वाई डायरेक्शन में पहले कुछ भी नहीं था, क्योंकि वाई डायरेक्शन में पहले कैसे हो सकता है? पहले इसकी डायरेक्शन कौन सी थी? प्योरली एक्स थी। वाई में तो अब आया है, तो वाई में केवल आपको वो लेंथ लेनी पड़ेगी जितने का चेंज आया है, क्योंकि पहले वाई लेंथ वाई में 0 थी, और अब जो चेंज आया है मान लीजिए वो कितना है? एप्सिलॉन एक्स वाई का है, ठीक है। इसी तरह से z में पहले 0 लेंथ थी, और अब कितना आ जाएगा? मान लीजिए एक्स जेड का, और ये जेड कैप में हो जाएगा। ये बनेगा आपका एक्स प्राइम। सो लेट मी शो यू दिस थिंग। ओ गॉड, आई डोंट नो मैं आपको कितना समझा पाई हूँ, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये एक्स प्राइम जो है, गॉड, ये वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर अपन वाई प्राइम की बात करें, तो वाई प्राइम जो था पहले सिर्फ वाई में था, तो वाई में उसकी वैल्यू कितनी थी? 1 थी। फिर डीफॉर्मेशन के बाद एक्स्ट्रा आ गया, उसके अंदर 1 में ऐड होके कुछ टर्म आ गया, और पहले एक्स डायरेक्शन में उसकी लेंथ 0 थी, उसके बाद 0 में ये टर्म ऐड हो गया, और 0 में ये जेड वाला टर्म ऐड हो गया। सिमिलरली जेड प्राइम में पहले जो जेड एक्सिस था वो यूनिट लेंथ का था, तो ये 1 ऐड उसमें होगा। वाई में पहले कुछ भी नहीं था, बाद में एप्सिलॉन जेड आया है, और इसलिए स्ट्रेन के हमारे पास ये कंपोनेंट थे जो हमारे पास ऊपर लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये नए एक्सिस और पुराने एक्सिस के बीच में रिलेशन आ गया। एप्सिलॉन अल्फा बीटा, जहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू एक्स वाई जी कुछ भी हो सकती है, ये हम क्वांटिटीज बहुत छोटी लेंगे, 1 के कंपैरिजन में ये बहुत छोटी लेंगे, ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए हमारे पास में यहाँ पे एक्स प्राइम, अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है आई डोंट नो वो किसका किया गया है यार, एक्स प्राइम डॉट एक्स प्राइम का किया गया है क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल। यस,
एक डॉट प्रोडक्ट किया गया है हमारे पास में एक्स प्राइम के साथ में, सो बेसिकली एक्स प्राइम का स्क्वायर कर दो आप तो सिंपली। तो इस इक्वेशन में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर मतलब आर इज इक्वल्स टू, जब हमारे पास होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो आर का जो स्क्वायर होता है वो इनका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर में वो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर वाई का स्क्वायर जो है वाई कंपोनेंट का स्क्वायर ये आ जाएगा और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड है, ये हमारे पास जो भी है एक्स वाई जेड के अलोंग फ्रैक्शनल चेंजेस है। नाउ what is the effect of deformation on an atom which is originally at r is equals to this vector? ये कहना चाह रहे हैं कि इस डिफॉर्मेशन का एक एटम पे क्या इफेक्ट होगा वो हमें बताना है, और उस एटम की ओरिजिनल लोकेशन हमें गिवन है आर वेक्टर से, विच इज मैग्नीट्यूड है यहाँ पे एक्स, डायरेक्शन है एक्स कैप, मैग्नीट्यूड है वाई, डायरेक्शन है वाई कैप, मैग्नीट्यूड है जेड, डायरेक्शन है जेड। ये उसका पहले वेक्टर था डिफॉर्मेशन से पहले। द ओरिजिन इज टेकन एट सम अदर एटम, किसी और एटम पे ओरिजिन लिया है और उसके रेस्पेक्ट में ये वेक्टर ड्रॉ किया था। इफ द डिफॉर्मेशन इज यूनिफॉर्म देन आफ्टर डिफॉर्मेशन द पॉइंट विल बी एट द न्यू पोजीशन। अब वो नई पोजीशन पे आएगा, नई पोजीशन को हमने रिप्रेजेंट किया है आर प्राइम से, तो नई पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइम लग जाएगा, यहाँ पे प्राइम लग जाएगा और यहाँ पे प्राइम लग जाएगा, सो नई पोजीशन हमारी प्राइम में आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन, ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है यानी कि आर से आर प्राइम में हम जो गए हैं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको अगर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल आर बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस आएगा, तो कैपिटल आर विल बी इक्वल टू आर प्राइम माइनस आर। ठीक है, सो आर प्राइम की वैल्यू रख देंगे और आर की वैल्यू रख देंगे। आर प्राइम की मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये आर प्राइम की वैल्यू है यहाँ पे और ये आर की वैल्यू है यहाँ पे। तो इसमें आप देख सकते हैं एक्सिस जो है उन पे प्राइम लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड सेम है, सो मैग्नीट्यूड यहाँ पे एक्स बाहर आ जाएगा और एक्स प्राइम माइनस एक्स हो जाएगा, वाई मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा, वाई माइनस वाई, वाई प्राइम माइनस वाई हो जाएगा, और जेड का मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा और डायरेक्शन पे माइनस लग जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 26 आर को हम क्या लिख सकते हैं, ओके दिस इज, हाँ ये रही 26। ठीक है, मैं एक करके बता रही हूँ, एक्स प्राइम में से, सॉरी हमें क्या करना था, हमें एक्स प्राइम में से एक्स को माइनस करना था। ठीक है, तो 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस, ओके यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यस 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 यस, आप एक्स प्राइम की ये वैल्यू रख दो। ठीक है, ये वैल्यू रखना है कहाँ पे, एक्स प्राइम की जगह, और इसको एज इट इज छोड़ दो। तो ये जो 1 है यहाँ पे देखो, ये वैल्यू रखेंगे, सो ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स प्राइम से, सो ये 1 वाला पोर्शन इस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 वाला रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, एक ये टर्म बचेगा, एक ये टर्म बचेगा और एक ये टर्म बचेगा। ठीक है, बाकी हमारे पास में, सो यहाँ पे देखो ये आ गया, ओ नो 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 नो, हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ राइट राइट राइट, यही तो आया है, यही आया है ना, एक्स वाई 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 जेड वाई एक्स एक्स, यार ये कैसे आया है, माइनस करना पड़ेगा मुझे, इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप प्लीज ये कर लेना, एक्स में से एक्स प्राइम माइनस करना है क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाए, ओ मल्टीप्लाई भी करना है, इस एक्स से मल्टीप्लाई भी करना है, ये गलती हो गई थी। एनीवेज मैं नहीं करूंगी, इक्वेशन 26 से आप एक्स प्राइम की वैल्यू यहाँ रखना, इसको एज इट इज रखना, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करना, सिमिलरली यहाँ वाई रखना, इक्वेशन 26 से वाई प्राइम की वैल्यू रखना, इस वाई को एज इट इज रखना,
z मैग्नीट्यूड एज इट इज रखना, इक्वेशन 26 इसकी वैल्यू रखना और z एज इट इज रखना, और आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैं नहीं करूंगी, आ जाएगा ये, है ना। ठीक है, अब अपन इसको किस फॉर्म में रखते हैं, यहाँ पर अपने पास एक्स कैप है और उसके साथ में एक कोफिशियंट है, करेक्ट। फिर हमारे पास में वाई कैप है, उसका एक कोफिशियंट है, जेड कैप है, उसका एक कोफिशियंट है। इसको अपन स्मॉल यू बोल देते हैं, इसको अपन स्मॉल वी बोल देते हैं, इसको अपन स्मॉल डब्ल्यू बोल देते हैं। तो आर जो है वो किस फॉर्म में आ गया, यू एक्स कैप, वी वाई कैप, डब्ल्यू जेड कैप। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। So if the deformation is non-uniform, we must relate UVW to the local strength. छोड़िए, we take the origin R close to the region of interest, then comparison of 28 and 29 gives by Taylor series expansion of R using R not equal to 0. ये कहना चाह रहा है कि सिंस आपने ये सारे स्ट्रेन बहुत छोटे लिए हैं और हम क्या करेंगे, वी टेक द ओरिजिन ऑफ आर क्लोज टू द रीजन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इस जो डिफॉर्मेशन हुआ है हमारा, तो वो वाला जो इंटरेस्ट ऑफ रीजन हमारा था उसमें बिल्कुल हमारा जो पॉइंट था डिफॉर्मेशन वाला एटम जहां पे था उसके बिल्कुल आसपास का बिहेवियर देखना है। और जब भी किसी फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पे हमें पता होती है और उसकी वैल्यू हम उसके आसपास निकालना चाहते हैं, तो वी ऑलवेज यूज टेलर सीरीज एक्सपांशन। तो यहाँ पर कैपिटल आर जो है वो हमारा एक फंक्शन है और हम टेलर सीरीज एक्सपांशन उसमें लगा के उसका बिहेवियर चेक करेंगे। तो अगर हम टेलर सीरीज एक्सपांशन लगाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 30 में जो रिजल्ट शोन है ये वाले रिजल्ट हमें मिलेंगे। अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि टेलर सीरीज एक्सपांशन लगा के ये वाले रिजल्ट मैं आपको प्रूफ करके बताऊं। सो टेलर सीरीज एक्सपांशन में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ प्राइम ए एंड सो ऑन। मैं दो ही टर्म ले रही हूँ। सो हमारे पास आर की वैल्यू हम रखते हैं, ठीक है, स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर हमारा वो पॉइंट था जिसका डिफॉर्मेशन हुआ है और हमें जिस पॉइंट पे ये वैल्यू पता है वो है ओरिजिन, सो आर नॉट लेंगे फर्स्ट फंक्शन हमारा। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन का मतलब है ए को हम क्या ले रहे हैं, जीरो मान रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, और x की जगह अपन r ले रहे हैं तो यहाँ पे x की जगह क्या लेना पड़ेगा r, और a की जगह क्या लेना पड़ेगा अपन को जीरो, तो r माइनस जीरो और ये f प्राइम जीरो हो जाएगा। f प्राइम फंक्शन हमारा क्या था r, तो ये r प्राइम जीरो हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, सो हमें अभी अभी दिया हुआ है कि r जीरो को अपन को जीरो कंसिडर करना है। दिखा देती हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, आर जीरो को जीरो लेके चलना है। ठीक है, मैंने आर जीरो को जीरो ले लिया तो ये तो जीरो हो जाएगा। इधर मेरे पास है आर एज अ फंक्शन ऑफ आर एंड इधर मेरे पास आ जाएगा स्मॉल आर और साथ में आ जाएगा आर प्राइम जीरो। अब एक्स कंपोनेंट लेना है तो मैं सिर्फ एक्स ले लेती हूँ, तो स्मॉल आर की जगह कितना आ जाएगा एक्स एंड आर प्राइम जीरो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। सो अब यहाँ पे x कंपोनेंट अगर अपन लेते हैं तो यहाँ पे x, तो ये जो प्राइम है, व्हाट इज दिस प्राइम, बेसिकली ये डेल आर अपॉन, हमें किसके रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसका x कंपोनेंट लिया है। तो जो ऊपर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का x कंपोनेंट क्या था, जो कैपिटल R था वो हमने देखा था u v और w, तीन कंपोनेंट थे। अब हम केवल x का ले रहे हैं तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो डेल u का होगा और वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में हमारे पास होगा। सो ये जो हमारे पास फंक्शन है इसकी वैल्यू आ जाएगी x डेल u अपॉन डेल x। ये मैं दिखा देती हूँ आपको। सो ये देखो ये आ रही है x डेल u अपॉन डेल x, ये आ गई हमारे पास में। आई होप इट इज क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें हमारे पास में जो x है उसको तो अपन एज इट इज रखते हैं एंड दिस इज डेल u अपॉन डेल x, तो ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारा डिफॉर्मेशन जो था x डायरेक्शन में वो क्या था, एप्सिलॉन x x था। ठीक है, और अगर ये आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये इक्वेशन 28 से मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो आपको इक्वेशन नंबर 28 से भी मिल जाएगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे था क्या, यहाँ पे था डेल आर का डेल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। तो आप यहाँ पे देखो कि एक्स का हमारे पास में
और हमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट लेना था। तो पहली बात तो कि इसको हमें कंसीडर ही नहीं करना है, अभी इसको हमें कंसीडर नहीं करना है। हमें कंसीडर केवल किसको करना है, इस वाले पार्ट को। और इस वाले पार्ट के अंदर सिर्फ एक टर्म है, ये फर्स्ट वाला देखो, एक्स एप्साइलन एक्स एक्स, करेक्ट। सो ये है हमारा आर की वैल्यू। सो एक्स एप्साइलन एक्सेस जो है, और वो टेलर सीरीज एक्सपांशन से ये हो जाएगा। सिमिलरली, अब सिमिलरली करूंगी मैं, सिमिलरली हमारे पास ये भी आ जाएगा जो मैं नहीं कर रही हूँ ना। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा, एक मैंने बता दिया। It is usual to work with coefficient small e alpha beta rather than epsilon alpha beta. We define the strain components. Strain component को हम ऐसे e alpha beta से define करेंगे, और जो strain है हमारे पास में वो हमारा था एप्साइलन एक्स एक्स था। अब ये कह रहे हैं कि एप्साइलन की जगह आप छोटा वाला e ले लो, नोटेशन चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। सो एप्साइलन एक्स एक्स की जगह ई एक्स एक्स आ जाएगा, और वैल्यू उसकी क्या रहेगी, डेल यू बाय डेल एक्स रहेगी, जो अभी अभी आपने डिराइव करी है इस एक्सप्रेशन से। व्हाट द हेल यार, यहाँ पे देखो एप्साइलन एक्स एक्स जो था वो किसके इक्वल है, दोनों कंपेयर करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स के इक्वल आ रहा है ना। सो ये हमारे पास यहाँ पे सिमिलरली वाई में हो गया, सिमिलरली जेड का कर दिया। ये में आ गया 30। नाउ द अदर स्ट्रेन कंपोनेंट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द चेंजेस इन एंगल बिटवीन द एक्सिस। अब अदर कंपोनेंट का क्या करें, ई एक्स एक्स आ गया, ई वाई वाई आ गया, ई जेड जेड तो आ गया। अदर कंपोनेंट्स का क्या करें यार, ई एक्स वाई जो है वो कैसे आएगा, तो ई एक्स वाई जो है वो एक्स एक्स और वाई के बीच में है। सो एक्स प्राइम और वाई प्राइम का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट से हमें मिलेगा ये और ये। सो मैं पहला वाला रिलेशन प्रूव कर देती हूँ, सेकेंड और थर्ड आप कर लेना, ठीक है। सो ये मैं कर देती हूँ आपके लिए, है ना। फर्स्ट वाला मैं प्रूव कर देती हूँ कि वो कैसे आया। एक्स प्राइम हमारे पास क्या था, 1 + एप्साइलन एक्स 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 कैप प्लस एप्साइलन एक्स वाई वाई कैप एप्साइलन एक्स जेड जेड कैप, और मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, वाई प्राइम से। तो वाई प्राइम हमारे पास था एप्साइलन वाई एक्स एक्स कैप प्लस 1 + एप्साइलन वाई वाई, सॉरी मेरी हैंडराइटिंग के लिए सॉरी, एप्साइलन वाई जेड एंड जेड कैप। हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, एक्स प्राइम डॉट वाई डॉट कर देते हैं। तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, वाई वाला वाई से मल्टीप्लाई होगा, जेड वाला जेड से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वालों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, तो एप्साइलन वाई एक्स जो है वो 1 + एप्साइलन एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, और एप्साइलन एक्स वाई जो है वो 1 + एप्साइलन वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे एक्स जेड जो है वो वाई जेड से मल्टीप्लाई होगा, जेड कंपोनेंट को। इसको ओपन करेंगे तो वाई एक्स प्लस वाई एक्स और एक्स एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई 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 प्लस एक्स जेड वाई जेड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बिकॉज एप्सिलॉन जो क्वांटिटी है अल्फा बीटा, इट इज वेरी वेरी लेस देन 1। एक से छोटी क्वांटिटी जब भी होती है तो दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन और भी छोटा होता है। जैसे मान लीजिए ये क्वांटिटी है 0.2 और ये क्वांटिटी है 0.2, तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन से क्या मिलेगा, 0.04, जो कि और भी छोटा हो जाएगा। तो इनमें जहां जहां पर क्वाड्रेटिक टर्म्स है, यानी कि दो एप्सिलॉन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो टर्म्स बाकी के कंपैरिजन में अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे दो एप्सिलॉन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको अवॉइड कर दो। यहाँ पे दो एप्सिलॉन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको अवॉइड कर दो, और यहाँ पे दो एप्सिलॉन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको अवॉइड कर दो। तो दो ही टर्म बचे हमारे पास, ये वाला और ये वाला। तो एप्सिलॉन एक्स वाई प्लस एप्सिलॉन वाई एक्स, ये दो ही टर्म हमारे पास बचते हैं। मैं दिखा देती हूँ, यही मिल रहे हैं क्या, यस हमारे पास में यही मिल रहे हैं, ये देखो यही मिल रहे हैं यहाँ पे ना। और एप्सिलॉन वाई एक्स को कैसे लिखा लिखा जाएगा, देखो जब एप्सिलॉन एक्स एक्स की बारी थी तो अपन ने इक्वेशन 31 से लिख रही हूँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स था हमारे पास में, ठीक है, ये वैल्यू थी। तो यहाँ पर जो पहला वाला टर्म हमारे पास में होगा, एप्सिलॉन एक्स वाई की, एप्सिलॉन वाई एक्स है और एप्सिलॉन एक्स वाई है। एप्सिलॉन एक्स वाई क्या होगा, एप्सिलॉन एक्स वाई के अंदर अपन क्या करेंगे,
इसमें जो दो सब्सक्रिप्ट में जो दो टर्म है उसमें से एक नीचे जाएगा और एक ऊपर जाएगा। सो वाई एक्स हमारे पास में होगा, देखो वाई एक्स को लिखा है डेल यू अपॉन डेल वाई। देखो ये y जो है वो तो नीचे आया है और यहाँ पे x कंपोनेंट है और x के करस्पॉन्डिंग जो डिफॉर्मेशन था वो क्या था, u था, इसलिए u लिखा है और वो रिजेम्बलेंस यहाँ से हुई है। ठीक है, जैसे ये वाई वाई था ना, तो एक वाई तो नीचे आ गया और एक वाई के करस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेशन लिखा है। जेड जेड में भी क्या किया है, एक तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है और दूसरा जेड जो है वो डिफॉर्मेशन के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसी तरह से एक्स वाई लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो x है फर्स्ट वाला टर्म तो नीचे आ जाएगा और सेकंड वाले के करस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेशन लेना है। अब आप सेकंड वाला और थर्ड वाला खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डायलेशन, ये वॉल्यूम का है, जो डायलेशन पढ़ लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है। द फ्रैक्शनल इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम associated with a deformation is called the dilation। डिफॉर्मेशन की वजह से जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आएगा उसे हम कहते हैं डायलेशन। द डायलेशन इज नेगेटिव फॉर प्रेशर। द यूनिट क्यूब ऑफ एजेस एक्स वाई जेड हैज अ वॉल्यूम आफ्टर डिफॉर्मेशन। वॉल्यूम का फॉर्मूला जिसके डायमेंशन ए बी सी होती है, वेक्टर फॉर्म में हमें पता होता है ए डॉट बी क्रॉस सी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो अब हमारे पास कौन सा हो जाएगा, एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड वेक्टर फॉर्म में। तो नया वॉल्यूम जो बनेगा उसमें प्राइम लगेगा, तो एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने का तरीका आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी का फॉर्मूला होता है A1 A2 A3, ये ए वाला, B1 B2 B3, ये बी वाला, एंड C1 C2 C3। इस मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन आता है दैट गिव्स ए डॉट बी क्रॉस सी। ये फॉर्मूला मैथ्स में पढ़ लेना। सो हमारे पास एक्स प्राइम जो है उसके तीन कंपोनेंट कौन से थे, 1 + ε x था, एक्स वाई था और एक्स जेड था। वाई प्राइम के तीन कंपोनेंट इक्वेशन नंबर 26 में है, ये 26 से लिए हैं। ठीक है, 26 से इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर लेना। इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व करने के बाद में जो भी एप्सिलॉन स्क्वायर वाले कंपोनेंट आए उनको हटा देना, इसलिए ये नियरली इक्वल लिया हुआ है और ये आप 34 तक खुद पहुंच जाना, ये मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सो हमारे पास में चेंज, हमें हमें क्या करना पड़ेगा, डायलेशन जो है वो फ्रैक्शनल चेंज बताया। फ्रैक्शनल चेंज मतलब न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये जो होता है ये डायलेशन बताता है। सो वी प्राइम की वैल्यू जो है वो तो अपन ने निकाली है, वी प्राइम ये, और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, एक्स की वैल्यू भी 1 थी, वाई की वैल्यू भी 1 थी, जेड की वैल्यू भी 1 थी, तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, 1 था। सो इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये बनेगा वी प्राइम माइनस वी, तो न्यूमरेटर तो हमारे पास आ जाएगा ये, करेक्ट। और इनिशियल वॉल्यूम इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 + EXX एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है दिस इज डायलेशन। ये है हमारे पास एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन। उसके बाद आता है स्ट्रेस कंपोनेंट, जो कि हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।